तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के लेक्चर्स चालू किए हुए हैं। सही है। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप लोग को बायोलॉजी की, जो कि मैंने ही पढ़ा है, वो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिजिक्स की संजीव सर ने पढ़ा है। ठीक है। आपको मैथ्स की नौशाद सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सही है। तो बाकी के सारे चैप्टर्स बच्चों कंप्लीटेड है। केमिस्ट्री के आप बचा हुआ केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री के रेगुलरली आप लोग को वीडियोस मिल रहे हैं। सही है। तो जरूर से वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के। ठीक है। चलो बच्चों बात करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया हुआ था हमारे 12th केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया, और इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारी बातें हो चुकी हैं। सही है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। काफी बातें इस लेसन के ऊपर हम लोग ने कर लिया है। सही है। तो जरूर से बच्चों लेक्चर को देखना इसके पहले, अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो। दिस इज लाइक लेक्चर नंबर 6, 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जरूर से देखिएगा अगर नहीं देखा होगा। ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बफर सॉल्यूशन की बात की थी। ठीक है। तो उसी चीज को आज कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा हम लोग इक्वेशंस को समझेंगे, कैसे इक्वेशंस डिराइव हुए हैं उसको समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे आज के हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है, मजा आएगा पढ़ने में। सही है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर शुरू करने से पहले एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो करेंगे जरूर से। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना डाउट क्लियर करवाते हैं, आप भी क्लियर करवा सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मेरे साथ होता था जब मैं एग्जाम में जाता था ना, जो चीज मुझे नहीं आती थी, जिस चीज से मुझे डाउट रहता था, वही चीज एग्जाम में आ जाती थी। सही है। जिससे मार्क्स चले जाएंगे। तो भैया आप ऐसा मत करो, अपने मार्क्स को कटवाना मत, गवाना मत। जो भी डाउट है आओ मेरे इंस्टाग्राम पे, पूछो अपने बड़े भाई की तरह, वहां पे आप लोगों को रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वहां। ठीक है। तो चलेगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला लेक्चर जिस बच्चे ने देखा है उसे पता होगा कि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। बफर सॉल्यूशन के बारे में हम लोग ने बातें की थी। कुछ चीजें रह गई थी बफर सॉल्यूशन के बारे में, जो कि लास्ट वाले लेक्चर में नहीं कवर कर पाया था मैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया था, मुझे पता है। ठीक है। सो इस लेक्चर में बच्चों आज उसे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बफर सॉल्यूशन के दो टाइप्स हम लोग ने बात किए थे। एक आपका एसिडिक बफर होता है, एक आपका बेसिक बफर होता है। बफर सॉल्यूशन होते क्या है लास्ट लेक्चर देखेंगे। बफर सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया हुआ था। ठीक है। सो मैंने बच्चों आप लोग को दो बातें बताई थी। सबसे पहली बात, बफर सॉल्यूशन होता क्या है, दैट इज क्या होता है बफर सॉल्यूशन, थोड़ा मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, ऐसे मैजिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिसको अगर आप किसी भी दूसरे कंपाउंड के अंदर डालोगे ना तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा, वो उसको चेंज ही नहीं करने देगा। सही है। तो ये आपका बफर सॉल्यूशन है। दूसरा, बफर सॉल्यूशन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका एसिडिक बफर, ठीक है, एक है आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और एक होता है बच्चों आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है मैंने आपको बताया था। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में बच्चों आपको देखने के लिए मिलेगा वीक एसिड। ठीक है। वीक एसिड रहेगा, उसके साथ साथ आपको सॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। सॉल्ट ऑफ किसका सॉल्ट, वीक एसिड का एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट मिलता है ना, वो और वीक एसिड साथ में आपको देखने के लिए मिलता है एसिडिक बफर में। सिमिलरली अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो बेसिक बफर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बेसिक बफर में आपको वीक बेस देखने के लिए मिलता है, वीक बेस देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों का जो सॉल्ट होता है वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका एसिडिक बफर, ये है आपका बेसिक बफर। अब इसके अंदर एक इक्वेशन है वो हमें पढ़नी है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग बात करते, आ जाओ एसिडिक बफर की। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिडिक बफर की। क्या है, ध्यान से सुनो। इसका इक्वेशन है बच्चों आपका पीएच। ठीक है। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। यही है ना, एक बार चेक कर लेने दो। यस, बिल्कुल सही बोल। ठीक है, समझ में आई बात। log टू द बेस 10 है, चलेगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये एक इक्वेशन है बच्चों आपके पीएच के लिए। पीएच में क्या दिया हुआ है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए, जहां पे ये के क्या होता है, पहले भी हम लोग ने इसके बारे में बात की है, वेयर के इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका कांस्टेंट है, ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, सही बात है। ठीक है, तो आपका पी के ए यानी आपके पी के ए की वैल्यू यहां पर प्लस किससे आप करोगे, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये आपको एक फॉर्मूला मिला है बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से मिला है, ये आपकी बुक में एक्चुअली नहीं दिया गया, इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया। इसका डेरिवेशन वैसे मुझे बहुत ही सिंपल है, इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, पर वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पहले इक्वेशन पढ़ लो। दूसरा इक्वेशन है बच्चों आपका POH का, यानी आपके बेस का। ये है आपके बेसिक बफर का। अगर मैं बेसिक बफर के इक्वेशन के बारे में बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है बच्चों आपका PKB प्लस log टू द बेस 10, यहां पे भी रहेगा log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, समझ में आया, यहां पे एसिड है यहां पे बेस है, बस इतना ही है। यहां पर ये KB क्या है, दिस KB इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, बेस का, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, समझ में आई बात। ठीक है, सो दिस KB इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। बात समझ में आई है। PKB की वैल्यू क्या है, PKB की वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू ये होती है PKA, इसकी वैल्यू यहां लिख दूं माइनस log टू द बेस 10 आपका K, समझ में आई बात, KA ये आप कह सकते हैं, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर, दिस इज द इक्वेशन। ये आपको दो इक्वेशन मिले हैं, ये आपको दो इक्वेशन मिले हैं किसके, एक है आपका एसिडिक बफर और एक है आपका बेसिक बफर। ठीक है, एक है आपका एसिडिक बफर और एक है आपका बेसिक बफर, समझ में आई बात। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग कहते हैं एंडरसन हैसल-ब्लांच इक्वेशन। इन्हीं दोनों इक्वेशन को, ये जो पहला वाला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडरसन हैसल-ब्लांच इक्वेशन। ब्लांच का स्पेलिंग है, देख लेना, ब्लांच, समझ में आई बात। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप डिराइव भी कर सकते हो, बहुत इजी है इसका डेरिवेशन, पर इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ इसका डेरिवेशन एक्चुअल में कैसा, देखो मैं तुमको बताता हूँ। मान लो आप लोगों ने एक वीक एसिड लिया, अगर आप एसिडिक बफर की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एसिडिक बफर की बात कर रहे हो तो आप क्या लोगे, आप लोगे वीक एसिड। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है, कैसे डिराइव किया गया। आप बात कर रहे हो वीक एसिड की, वीक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आप कोई भी एक वीक एसिड इमेजिन करो, जैसे मान लो मैंने लिया CH3COOH। ठीक है, अब ये अगर ये वीक एसिड को मैंने पानी के अंदर डाला, डिसोसिएशन में डाला, यानी एक्वस कंडीशन में डाला बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहां से दो चीजें बनेंगी, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दो चीजें बनेंगी, मानते हो ना, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है, बट इट इज अ वीक एसिड, तो पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं यहाँ पे, सही बात है। अब अगर मान लो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढूं यहाँ पे, ठीक है, अगर बात लो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसी को आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, तो Ka लिख दो डायरेक्ट, इससे अच्छा बच्चों आप लिख दो Ka की बात हो रही, यानी आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, आपका CH3COOH, सही बात है, यही होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मान लो मैं इस इक्वेशन को H प्लस के लिए बनाना चाहता हूं, इस इक्वेशन को मैं H प्लस के लिए बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे बनेगा, ये इक्वेशन को यहीं रहने दो, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे
आपका के ए, नॉर्मली के ए रहेगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय CH3COOH, दिस इज योर एसिड, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय CH3COO नेगेटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है। अब ये आपका एसिड है, पर इस कंडीशन में देखो तो इसने अपना एसिड लूज कर दिया, इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, तो आप इसको सॉल्ट बोल सकते हो। अगर इसके साथ कोई भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉल्ट बोल सकते हो। तो इसी की जगह बच्चों में क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H इज इक्वल टू के और यहां पे क्या है आपका, यहां पे है आपका, ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऊपर एसिड और नीचे सॉल्ट, तो ऊपर क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन सकता है। फिर आपने पीएच का इक्वेशन पता है आपको, पीएच का इक्वेशन क्या होता है बताओ, पीएच का इक्वेशन क्या होता है, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, ये होता है ना, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया ना पीएच पीओएच वाले इसमें लेक्चर के अंदर, ठीक है, पीएच पीओएच वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था ना कि पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H। अब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H की वैल्यू है, तो इस पूरी वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूंगा, इस जगह पे पुट कर दूंगा, इस पूरी वैल्यू कहां पुट कर दूंगा, इस जगह पे। तो कैसा हो जाएगा, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 और क्या हो जाएगा यहाँ पे Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बात समझ में आई, ठीक है, सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। कुछ नहीं करना आपको, लॉग अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे अंदर डालोगे, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अगर लॉग आएगा तो पॉजिटिव ये आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 Ka माइनस क्या हो जाएगा आपका log टू द बेस 10 एसिड डिवाइड बाय log टू द बेस 10 सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ये समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, लॉग अगर अंदर गया मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाता है, पर यहाँ माइनस लॉग है इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया। अब अपने को पता है माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka क्या होता है, pKa। इसकी जगह बच्चों कहाँ गया, इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूं, pKa बिल्कुल डाल सकता हूं, तो क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे pH इज इक्वल टू pKa। सही है, सॉरी ये आपका pK है। अगर मैं सॉल्ट को ऊपर करूं एसिड को नीचे करूं तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, प्लस log टू द बेस 10 पर क्या आ गया सॉल्ट और नीचे क्या आ गया बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यही है आपकी हैसल-ब्लांच इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। दिस इक्वेशन इज फॉर एसिडिक बफर। इसी सेम तरीके से बच्चों आप बेसिक बफर का भी फाइंड कर सकते हो, सेम तरीके से। सही है, तो मैंने आपको बस डेरिवेट करना सिखाया कि आखिरकार ये डेरिवेट होता कैसे है, ये फॉर्मूला आखिरकार बना कैसे, ये मैंने आपको बताया। पर आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले को, कौन सा, सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आपको याद में रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। इन दोनों चीज को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे जिसके अंदर आपको इस बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले को यूज करना है। समझ में आ गई बात, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में बना कैसे है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। सो यही था बच्चों आपका जो बचा हुआ टॉपिक था आपके बफर सॉल्यूशन में से। अब हम लोग चलते हैं आगे और अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हमें समझना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको एक और टॉपिक दिया हुआ है बच्चों, दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। का मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। नाम अगर देखो ना ध्यान से तो ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बच्चों स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो बहुत ही कम सॉल्युबल हो। स्पेरिंगली मतलब क्या होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में जो भी सॉल्युबल हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है। द कंपाउंड which
dissolves in very less quantity, very less amount भी लिख सकते हो, very less amount are called as sparingly soluble compound। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, sparingly soluble compound बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। वेरी गुड वेरी गुड, जो मैंने बोला सही है। तो व्हाट इज मीन बाय स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत ही कम हद से ज्यादा कम क्या होते हैं बच्चों, आपके डिसॉल्व होते हैं कहीं पे भी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक नया टर्म आया है हमारे पास, ठीक है। तो इस टर्म को थोड़ा समझेंगे, इस टर्म को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, डेरिवेट करेंगे, वो थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो आओ, इसके लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा एक ऐसा कंपाउंड जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, तभी तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, जैसे मान लो AgCl, ठीक है। AgCl जो है बच्चों आपका सिल्वर क्लोराइड, ये बहुत ही कम क्या होता है आपका, डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही कम डिसॉल्व हो रहा है तो यू कैन से इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमेशा आपको रिवर्सिबल यानी इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाना पड़ेगा। जब ये थोड़ा सा डिसॉल्व होगा, थोड़ा सा अमाउंट डिसॉल्व होगा, तो क्या कन्वर्ट होगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये नॉर्मल सा कंपाउंड है, दिस इज योर सिल्वर क्लोराइड, एंड सिल्वर क्लोराइड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। ये याद रखो, ये याद रखना हमेशा कि स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो जब आपका सिल्वर क्लोराइड पानी के अंदर मिलाओगे इसको, ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा सा डिसॉल्व होगा, जो भी डिसॉल्व होगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर बच्चों आपका Ag प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा, सही है। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे आप, अब इसका निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप एक नॉर्मल सा एरो लगाओगे तो वहां पे हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं, रेट कांस्टेंट में हम लोग कभी प्रोडक्ट नहीं लेते, याद है ना। लेकिन हम लोग को क्या इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, सो इक्विलिब्रियम में हम लोग कौन सा कांस्टेंट निकालते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जहां पे भी आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन, सही है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही है। हो कैसे बनाओगे आप बनाओगे कॉन्सेंट्रेट, प्रोडक्ट क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर Ag प्लस आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन डिवाइड बाय आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी AgCl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपकी बुक क्या कह रही है, AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, बहुत ही कम, हद से कम डिसॉल्व होता है। तो आई कैन से कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ होगा, जब ये डिसॉल्यूशन हो गया होगा, तो ये बहुत ही कम अमाउंट में बने, मतलब ये बहुत ही कम डिसॉल्व हुआ है ना। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये ज्यादा चेंज नहीं होती, दैट्स वाई इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग कॉन्स्टेंट ही ले लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, बिकॉज ये ज्यादा चेंज नहीं होने वाली, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड। तो बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंड ये बच्चों ज्यादा चेंज नहीं होता, दैट्स वाई आप क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl को आप एक कांस्टेंट ले लोगे, जैसे मान लो मैंने ले लिया K डैश, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, K डैश ले लिया, तो मैंने इस K डैश को यहां पुट कर दिया, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों आपका K डैश। K डैश मैंने किसकी जगह लिया है, इस कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिया है। मैंने क्यों लिया है, इसका रीजन आपको लिखना है, बिकॉज आपका जो AgCl है इट इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड, बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, दैट्स वाई उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादातर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, दैट्स वाई मैंने इसको क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अब ये कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय के डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको मिलेगा Ag, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस। अब अगर आप दो अलग अलग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट ही मिलेगा ना। अगर आप कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? कांस्टेंट ही मिलेगी ना। तो इन दोनों की जगह बच्चों हम लोग यहां पर एक दूसरा कांस्टेंट यूज करेंगे, इसको हम लोग कहेंगे KSP। तो हम लोग क्या कहेंगे? KSP। व्हाट इज मीन बाय KSP? KSP इज द कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चों? सॉरी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या लिखना है आपको? KSP पहले लिख दो। क्या है? K इक्वेशन इंटू K डैश। K इक्वेशन नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेयर आपको लिखना है यहां पे, वेयर KSP इज इक्वल टू solubility प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये किसका कांस्टेंट है बच्चों? ये solubility प्रोडक्ट का कांस्टेंट है। सही है। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी? यहाँ पुट कर दो KSP पुट कर दो तो क्या बन जाएगी? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये बनती है बच्चों आपकी फाइनल इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? सो यही है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? सो आप यहां से इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी यहां से बना सकते हो। क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका? ऐसा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सही बात है ना? ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया? चले आगे। अब एक और चीज आपको सीखनी है। मान लो मैंने यहां पर एक जनरल रिएक्शन लिया, ठीक है। जनरल रिएक्शन में मान लो मैंने लिया है बच्चों AX और BY। ठीक है, AX और BY। ये X और Y क्या दिखा रहे हैं? ये इसकी क्वांटिटी दिखा रहे हैं। जैसे मान लो K2Cr2O7। अब यहाँ पे K क्या है? एक एलिमेंट है, पर वो एलिमेंट कितना प्रेजेंट है? 2 मॉलिक्यूल। Cr क्या है? क्रोमियम एलिमेंट है, पर ये कितना प्रेजेंट है? 2। पर ये जो नंबर है ना बच्चों, ये मैं X और Y से दिखा रहा हूं, और ये जो A और B है मेरे एलिमेंट है। मान लो ऐसा कोई जनरल रिएक्शन है, तो जब इनका जनरल रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या मिलता है? जितने अमाउंट, जब इनका डिसोसिएशन होता है तो क्या मिलता है? जितना अमाउंट है ना, उतने ही अमाउंट में आपको A मिलेगा, प्लस आपका Y भी क्या मिलेगा बच्चों? उतने ही अमाउंट में क्या मिलेगा आपको? B मिलेगा, जितना अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट था। सही बात है। अब आपको मिलेंगे यहाँ पे आयंस। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? आयंस मिलेंगे। ये आयंस आपको कैसे लिखने पता है? यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो Y है ना, Y जितना Y है ना, इस Y को यहाँ पे ऊपर में आयंस बना दो, और इस X को यहाँ पे ऊपर में आयंस बना दो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इस A के बाजू वाले में क्या प्रेजेंट है? Y प्रेजेंट है। तो इस A के ऊपर क्या लगा दो? प्लस Y। समझ रहे हो? क्या लगा दो? प्लस Y। सिमिलरली इस B के बाजू में क्या प्रेजेंट था? A का X प्रेजेंट था, तो इस X को कहां लगा दो? यहाँ पे माइनस X। समझ में आया मैंने क्या बोला? कैसे करना आपको समझ में आया? एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। रुको, लेट मी सर्च एन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो क्या बोल रही है आपकी बुक। जैसे मान लो PbI2 है। ठीक है, PbI2 है। जब इसका डिसोसिएशन हुआ बच्चों, अब देखो ये 2 है, ये क्या दिखा रहा है? Y दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कंसिडर करो। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या बना बच्चों? एक आपको मिला PB, कुछ नहीं था तो 1 नॉर्मली रहेगा, प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? I। अब I के आगे देखो क्या लगा है? 2 लगा है, तो मतलब आपको 2 I मिलेंगे। सही बात है ना? ठीक है, आपको क्या मिलेगा बच्चों? 2 I मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव। किसके ऊपर पॉजिटिव लगाए? देखो इस I के पास 2 है तो आपको यहां लगा देना है 2 पॉजिटिव। सही बात है। इस PB के पास 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो आपको लगा देना है 1 नेगेटिव। 1 को नहीं दिखाते तो सिर्फ नेगेटिव लगा।
समझ रहे हो? आई आपका क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव, पीवी आपका मेटल है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर। ऐसे आपको लगाना है, ऐसे आपको आना चाहिए। ये समझ में आ गया क्या होता है? समझ में आ गया? कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये ना, इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वापस मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। कोई एक और एग्जाम्पल है? हाँ है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है AlOH थ्राइस, ठीक है, AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस। जब ये आपका डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक Al, और यहाँ पे Al सिर्फ एक है, देखो Al के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक ही है, एक दिखाते नहीं हम लोग, इसको रहने दो, कुछ नहीं है आगे, मतलब कुछ नहीं लगाएंगे। OH प्लस OH, OH कितने हैं, नीचे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या लगाना है, आगे 3 लगाना है। सही बात है ना, जहां पीछे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, आगे लगाना है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है इसका, तो आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसका पावर दे देना है और इसको इसका पावर दे देना है। तो मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप आगे की चीजें सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले अपने फोन में। ठीक है, अब मान लो इसका मुझे क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। अब मान लो इसका मुझे क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, जैसे मान लो मुझे इसका निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो क्या करोगे, क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP, इसका निकाल रहा हूं मैं, इसका KSP क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर क्या लगा रहेगा, प्लस वाई, ठीक है, इसको छोड़ दो, ए के ऊपर क्या लगा है, प्लस वाई, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर क्या लगा है, माइनस एक्स लगा है। ऐसे आप निकालोगे। साथ में फिर आप क्या करोगे, ये जो आगे लगा हुआ है ना, इसको आप यहां पे पावर में डाल दोगे। सिमिलरली जो आगे लगा हुआ है, इसको आप यहां पे पावर में डाल दो। समझ रहे हो? तो ऐसे आप क्या निकालोगे, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे आप क्या निकालोगे बच्चों, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, कैसे निकालोगे, KSP, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या निकालोगे, आपका Pb2+, ऐसे, फिर इसका I माइनस, एक माइनस, और इसमें क्या लगा, आगे 2 लगा हुआ है ना, तो बस क्या लगा दोगे आप ऊपर 2 लगा दोगे। समझ में ही बात? ठीक है, तो ऐसे आपको क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकालना है। ये 1 मार्क्स के लिए या फिर MCQ में पूछा जा सकता है, तो ध्यान से। सिमिलर इसका कैसे निकालोगे, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3+, आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ऊपर कुछ नहीं लगाना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और यहाँ पे आगे क्या लगा 3, तो यहाँ पे आप ऊपर क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लें, क्या ले एग्जांपल, रुको तुम्हारी बुक से ही लेते, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, वरना ऊपर नीचे कर दोगे ना गड़बड़ हो जाएगी। चलो ध्यान से देखो, वापस ध्यान से देखो, नहीं आता तो वापस ध्यान से देखो। मैंने लिया है BaSO4, BaSO4, ठीक है। आपका जब BaSO4 डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा आपका Ba, एक आपका क्या बनेगा A, और एक आपका बनेगा SO, आगे लगा दो 4, ऐसा ही है ना, नहीं SO4 लगेगा, हाँ वो तो सही बात है, वो तो सही बात है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका BaSO4। अब आपको पता होता है कि BaSO4 में हमेशा क्या होता है, 2 नेगेटिव, सही होता है ना, देखो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन, H2SO4 होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगता है, मतलब अगर 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो 2 नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव, सही बात है ना, यहाँ 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सही है। एक और एग्जांपल लेते, थोड़ा बेस्ट अच्छा एग्जांपल लेते, CaF2, ये इतना अच्छा एग्जांपल नहीं था, तो हटाओ, और हम लोग एग्जांपल लेते हैं
F2। अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा बच्चों तो आपको मिलेगा एक Ca और आपको मिलेगा एक F। अब आप देखो F के आगे 2 लगा हुआ है, मतलब आप यहाँ पे क्या लगा दोगे 2, सही है। आप इसके यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इसको कौन सा चार्ज दोगे +2, तो इसके पे क्या लग जाएगा +2, सिंपल है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, वो कुछ नहीं है 1 है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या लग जाएगा एक 1। अगर इसका मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालूं तो कैसे निकलेगा, Ca+2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1, यहाँ पे 1 कोई जरूरत नहीं दिखाने का, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चले आगे आगे चलो। नेक्स्ट हमें पता करना है बच्चों आखिरकार सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग दिखाते हैं S से, ठीक है। वी विल शो सॉल्युबिलिटी लाइक S। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि आप कितना ग्राम मॉलिक्यूल, अगर आप कितना ग्राम मॉलिक्यूल 1 लीटर के अंदर अगर आप डिसॉल्व कर दोगे तो उसे ही आप कहोगे सॉल्युबिलिटी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बच्चों आपकी जो सॉल्युबिलिटी है उसमें क्या होता है, आप कितना ग्राम जो भी आपका सॉल्यूट है, जो भी आपका कंपाउंड है, उसे आप डिसॉल्व कर रहे हो कितने लीटर ऑफ मॉलिक्यूल में, कितने लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल में। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी। क्लियर है, यही आपकी सॉल्युबिलिटी है, तो आप लोगों को पता ही है, सही है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, समझ में आ गया, ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन 1 लीटर, या फिर लीटर में कितना भी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी। सही है, द रेशियो ऑफ द ग्राम टू द लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा किसके अंदर काउंट करेंगे हम लोग, लीटर के अंदर काउंट करेंगे। सिमिलरली एक और टॉपिक दिया हुआ आपको, दैट इज मोलार सॉल्युबिलिटी। मोलार सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जहां पे भी आपको वर्ड मोलार आ गया ना बच्चों, वहां पे आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे, ठीक है। वहां पे आप हमेशा क्या बात करोगे, नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे। तो वहां पे ग्राम था, यहां पे मोल्स होंगे, यहां पे क्या होंगे, मोल्स होंगे। तो कितना मोल आप डिसॉल्व कर रहे हो अपने कंपाउंड का 1 लीटर ऑफ वाटर में, दैट इज द मोलार सॉल्युबिलिटी। सही बात है, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन सेम ऐसे लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू दी वॉल्यूम इन लीटर, इन लीटर, ठीक है। लीटर में हम लोग बात करेंगे, इज कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार सॉल्युबिलिटी। समझ में आई बात। वहां पे क्या था, वहां पे सिर्फ ग्राम था, इसी की जगह ग्राम सब्सटीट्यूट कर दो, तो वहां पे ग्राम था, यहाँ पे क्या है बच्चों, सिर्फ मोलार है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपके बड़ा ही काम आएगा। चलेगा आगे, चलो आगे बढ़ते। अवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हमें बताना है रिलेशनशिप, रिलेशन बताना क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू स्टडी दिस। एक इक्वेशन को इमेजिन करो, इमेजिन अ जनरल इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन को इमेजिन करो। जनरल इक्वेशन से हम लोग बनाते हैं, मान लो बच्चों मेरे पास है bx और ay सॉलिड में, ठीक है। अब मान लो इसका डिसोसिएशन हुआ, क्या हुआ, इसका डिसोसिएशन हुआ, तो x टर्म्स ये आ जाएंगे, मतलब x आपका हो जाएगा b प्लस कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा a। सही बात है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई, मैंने आपको बताया बच्चों कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर a के पास y है तो आपको यहां पे लगा देना है +y और यहां पे आपको लगा देना है माइनस। सही बात है ना, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, पावर के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। b के पास क्या है, x है, तो आपको पावर में क्या लगा देना है, y लगा देना है। a के पास क्या है, y में, तो इसको पावर में क्या लगा देना है, x लगा देना है। प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हो आप लोग अपने सब, ठीक है। सो ये है आपका नॉर्मल सा एक रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया। अब यहां पर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कितने बार हम लोग ने किया, आ जाओ। इसका
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा आपका B प्लस वाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस वाई, और ऊपर क्या लगा दोगे आप X प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस X, और ऊपर क्या लगा दोगे आप Y। दिस इज द थिंग। सही बात है ना? ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भैया ये आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया। मतलब क्या है आपका B जो प्लस में प्रेजेंट है, मतलब ये कटायन है और ये आपका अनायन है। तो ये कटायन के ऊपर आप क्या लगा दोगे? X, जितने मॉलिक्यूल ऑफ ये प्रेजेंट है उतना मॉलिक्यूल आप स्क्वायर में लगा दोगे, मतलब ऊपर साइड पावर में, और ये आपका अनायन है, अनायन के ऊपर आप ये लगा दोगे। सही बात है, ठीक है। ये हम लोग ने बताया सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने इसका निकाल लिया। अब वहीं अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, वहीं अगर मैं टॉक अबाउट बच्चों सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? दोनों की ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ऑलमोस्ट सेम होगी, बिकॉज दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, दे आर वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो अगर मैं बात करूं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यानी आपके कटायन की कॉन्सेंट्रेशन, तो कितनी होगी? जितना मॉलिक्यूल आपका X होगा, जितना ही मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय इसकी सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी किस में ले रहे हैं हम लोग? ये सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं हम लोग मोल्स पर लीटर में ले रहे हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी इतना ही होगा। सिमिलरली आपका जो A माइनस एक्स है, अब देखो दोनों ही सेम है ना। अगर एक मॉलिक्यूल टूट रहा है तो एक मॉलिक्यूल इसका बन रहा है, एक मॉलिक्यूल इसका बन रहा है। अगर ये 4 मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 4 मॉलिक्यूल ये बनेंगे, 4 मॉलिक्यूल ये बनेंगे। सॉल्युबिलिटी दोनों की सेम ही होगी हमेशा से। अगर ये 10 मॉलिक्यूल टूटेगा तो 10 मॉलिक्यूल ये बनेगा, 10 मॉलिक्यूल ये बनेगा, क्योंकि दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि इनका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है ना बच्चों, इनका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन ना। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ये है तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? सेम। इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? सेम। सही बात है, ठीक है। बस क्या करना है आपको? कुछ नहीं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, हाँ मैंने प्लस डाल दिया, प्लस नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को कहाँ डालो? मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। सो पुट इक्वेशन 2, 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा आपका? आ जाओ देखते हैं। solubility product is equal to concentration of X S, यहाँ पे आ गया आपका X, सही बात है, ठीक है, और concentration of X S, और यहाँ पे आ गया आपका Y, सही बात है ना, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये? यहाँ से अगर मैं मान लो S कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा ये? concentration of X डिवाइड बाय ऊपर X, concentration of X, यहाँ पे आ गया आपका y, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब आपकी सॉल्युबिलिटी x प्लस वाई। ये तो आपको पता है ना, जो मल्टीप्लाई में होते हैं ऊपर क्या हो जाते हैं बच्चों? वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर हमेशा वो क्या हो जाते हैं बच्चों? ऐड हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो ये आपको वैल्यू मिल गई है। इसका आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेस टू x, x रेस टू y, और s रेस टू x प्लस। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात, ठीक है। दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। यदि अगर आपको लगता है कि नहीं भैया इसका कॉन्सेंट्रेशन y होना चाहिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन y होना चाहिए, सो यू कैन डू दैट टू। ये भी सही है बच्चों, ये भी एकदम सही है। यहाँ पे आप y भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना, दोनों की सॉल्युबिलिटी दी हुई है, तो आप वो भी डाल सकते हो इफ यू वांट। अगर आप दोनों को x डालना चाहो तो x डाल सकते हो, बस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, और यहाँ पे y हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो, समझ रहे हो? मुझे नहीं पता आपकी बुक में कौन सा दिया हुआ है, पर दोनों चलेगा। तो x रेस टू x, y रेस टू y, और ये आपका सॉल्यूशन। ये वाला यूज करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपने यहाँ से y लिया था ना, ठीक। चलो समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब यही मान लो मैं AgCl का सॉल्यूशन लेता, अगर मैं AgCl का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या बनेगा? यहाँ से AgCl का सॉल्यूशन लेता तो क्या बनता है यहाँ पे बच्चों? Ag प्लस और Cl माइनस। यहाँ पे x और y क्या है? 1 है ना, x इज इक्वल टू 1 है, y भी क्या है आपका? 1 है। तो वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा आपका? x sp, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, s का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। बस ये यही वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। बड़ा ही सिंपल है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले,
फॉर एग्जाम्पल ले, चलो आ जाओ, PbI2 ये वाला एग्जाम्पल लेते। जब ये डिसोसिएट हो तो क्या बनेगा, यहाँ पे Pb बनेगा और I बनेगा, सही है। इसके आगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, I के आगे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 प्लस लगा दो, यहाँ पे 1 माइनस लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वो एक ही है। ये मिल गया। अब निकाल लो KSP। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, सही है ना। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। कह सकते हो कि उल्टा है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, चलेगा, कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। तो मैंने तुम लोग को बताया था आंसर सेम आने वाला है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 हो जाएगा, और s 1 + 2 3, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल था बच्चों। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू अवर फाइनल टॉपिक, दैट इज, कहाँ गया, दैट इज बच्चों ली चार्टरी प्रिंसिपल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना कॉमन आयन इफेक्ट। अभी जो कॉमन आयन इफेक्ट है ना, इसको पढ़ने से पहले बच्चों ली चार्टरी प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ली चार्टरी प्रिंसिपल आपको कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, कभी नहीं आएगा, बट आप लोग जानो क्यों ली चार्टरी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है आपके कॉमन आयन इफेक्ट के लिए, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने, देखो एक साइंटिस्ट थे ली चार्टरी, उन्होंने क्या कहा था, चैटलियर अंकल ने क्या कहा था, अगर यहां पर कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो क्या बोला मैंने, यहां पे मान लो AX dy, जब इनका कॉन्सेंट्रेशन, जब ये चेंज हो रहे तो क्या बन रहे हैं, x ऑफ A प्लस y ऑफ, ये बन रहा है, सही है, x ऑफ A और y ऑफ B बन रहे हैं, सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सिंपल सी बात क्या कही थी, सुनो ध्यान से, समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। इन्होंने सिंपल सी एक बात कही थी कि अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। देखो आपकी जो इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, तो कैसे दिखाते हैं हम लोग, KEQ से, या फिर आप एसिड बेस छोड़ो, KEQ से दिखाते हैं, प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में होगा क्या पता है, इक्विलिब्रियम आपकी इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो मतलब आपका ये बनना बंद हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कम होने लगेगी, क्योंकि आपका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका ये कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, सही बात है ना। यहाँ पे लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AX dy, यही होगा, इधर x इधर y, यही होगा। तो इन्होंने क्या बोला, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मान लो, ठीक है, इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो क्या होगा, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो भाई k की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन में मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, आपका इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही कहा था किसने, ली चैटलियर अंकल ने। अब यही चीज हमको समझाती है बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, ठीक है, यही चीज हमको समझाती है कि आखिरकार कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटर, सुनो ध्यान से, समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। समझते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि आखिरकार ये होता क्या है। सुनो, मान लो बच्चों मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ना ये चलता नहीं है बोर्ड मेरे हिसाब से, मैंने लिया बच्चों एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो ये नाम भी ना बहुत कुछ हमको बताता है, कॉमन आयन इफेक्ट, ये नाम हमको, ये नाम याद रखो, बहुत कुछ बताएगा हम लोग को। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट ले, जैसे मान लो मैंने लिया बच्चों CH3COOH, ये आपका वीक एसिड होता है, ये आपका वीक एसिड होता है। जब आपने इसको क्या किया, डिसोसिएट किया, पानी के अंदर डाल के, कहीं भी डाल के आपने क्या किया, इसको डिसोसिएट किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों CH3COO नेगेटिव,
सही बात है, प्लस आपको मिलेगा H पॉजिटिव। ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? ये मानते हो आप लोग? ये मानते हो ना कि मान लो आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, दैट इज योर एसिटिक एसिड, ये आपका एसिड है, ठीक है। इस एसिड का, ये वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब इसका आपने डिसोसिएशन किया, डिसोसिएशन के बाद आपको ये मिला एक नेगेटिव, यानी आपका सॉल्ट वाला फॉर्म, और एक आपका H प्लस बाहर निकल गया, ठीक है। ये रिएक्शन नॉर्मल चल रही थी इक्विलिब्रियम में नॉर्मल से आपका सॉल्यूशन था। अब मान लो इसी सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन में आपने ये प्रिपेयर किया ना, इसी सॉल्यूशन के अंदर आपने डाल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आपने डाल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा अगर आपने इसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो क्या होगा? कौन, जैसे मान लो एग्जांपल है CH3COONA, ये सॉल्ट होता है ना, ये सॉल्ट होता है ना, एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये बहुत ही जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डायरेक्ट दिखा सकते, चलेगा कैसे भी दिखाओ इस कंडीशन पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको एक सिंबल से, एक ही एरो से दिखाओ, ऐसे, सही बात है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा बच्चों CH3COO नेगेटिव प्लस Na। समझ में आई बात? ये दोनों सेम सॉल्यूशन में बच्चों, सेम सॉल्यूशन, ये दोनों जो मैंने बनाया है दीज आर इन द सेम सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है। कहानी समझो, पहले मैं बताना क्या चाहता हूं, सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने लिया बच्चों एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? मेरा वीक एसिड था, ठीक है। इसको मैंने डिसोसिएट किया, इट इज अ वीक एसिड, तो इक्विलिब्रियम का साइन डालो, डिसोसिएट करो, आपको मिला ये और आपको मिला ये H प्लस मिला। पर आपने उसके साथ ले लिया बच्चों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका नॉर्मल सा सॉल्यूशन था। इसी सॉल्यूशन में आपने डाल दिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी। करेगा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फटाक से क्या करेगा? टूटेगा बच्चों, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, और यहां पे ये बनेगा यानी CH3CO एसिटेट आयन, और यहां पे बनेगा आपका पॉजिटिव Na पॉजिटिव। अब अगर आप देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये वाला आयन और ये वाला आयन सेम सेम नहीं लग रहा? ये वाला आयन और ये वाला आयन सेम सेम नहीं लग रहा? सही बात है ना। और इस कंडीशन में, सेम सॉल्यूशन में, इस कंडीशन में इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अब बढ़ चुका है। पहले आयन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल था, जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला था तो उस टाइम पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, और यहां पर ये सेम आयन वापस फॉर्म हो गया, जो आयन यहां पे बना था वही सेम आयन वापस फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से होगा क्या? इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ली चार्टर्ड प्रिंसिपल, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगी? लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी, मतलब इसका प्रोडक्शन बंद कर देगा। समझ रहे हो? यहां से ये प्रोडक्ट, ये ज्यादा बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगी बच्चों? इस तरफ। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन, ये कॉमन आयंस की वजह से ये आयन वापस नहीं बन पा रहा, और ये आयन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। इन आयंस ने ही इसका फॉर्मेशन बंद कर दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसा सोचो। ये क्या कर रहा था? यही ये आयन का फॉर्मेशन कर रहा था। ये जो आपका वीक एसिड था, यही धीरे धीरे आपके एसिड, इस एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था कम कम फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से आपकी इक्विलिब्रियम अटेन हो गई थी। सही बात है ना? जितना ये इसमें बन रहा था उतना ये इसमें बन रहा था। फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन सेम थी। पर आपने क्या किया? आपने मस्ती की, आपने डाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया इसके अंदर। होगा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फटाक से टूटेगा और ये दो चीजें बना देगा, दो आयंस बना देगा। अब अगर आप देखो तो ये दोनों आयंस क्या है? सेम है। ये दोनों आयंस क्या है बच्चों? सेम है, जिसकी वजह से यहां पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। यहां पे इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ये दोनों आयंस मिलकर, अब ये दोनों आयन तो एक ही कहलाएंगे ना, क्योंकि सेम सॉल्यूशन के अंदर है। ये दोनों आयंस एक ही कहलाएंगे ना, एक ही इतना आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो बिकॉज ऑफ दिस इसका प्रोडक्शन बंद, ये यहां पे कन्वर्ट होना बंद कर देगा। समझ रहे हो? सो दिस इज द कॉमन आयन इफेक्ट। दो आयन होने की वजह से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपका इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और यहां पर नया चार्ज बनना बंद हो जाता है। समझ में ये बात? ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। अच्छे से समझाता हूं। ये आपका एक बीकर है, सपोज दैट इट इज अ बीकर, और इस बीकर में बहुत सारा H प्लस है पहले से।
पहले से ही क्या प्रेजेंट है बच्चों, बहुत सारा H प्लस, बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, H प्लस, बहुत सारा H प्लस प्रेजेंट है। आपने कोई भी रिएक्शन करवाई होगी जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला होगा, जैसे मान लो आपने कुछ भी डाला होगा, HCl डाला होगा, ठीक है, HCl की वजह से यहाँ पे बहुत सारा क्या आ गया, H प्लस आ गया इस सॉल्यूशन में, सही है। अब मान लो अगर मैंने इसी सॉल्यूशन के अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी डाला है, जैसे मान लो मैंने CH3COOH भी डाला हुआ है। अब इसके अंदर होना क्या है, होना ये होता था बच्चा कि यहां से H प्लस निकलता और यहां से CH3CO माइनस निकलता, पर ये H प्लस बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा H प्लस आयन हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस ज्यादा इतना हो गया ना कि ये इस इक्विलिब्रियम को इस तरफ शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ही H प्लस नहीं बन पाएगा। तो सेम आयन का प्रोडक्शन बंद कर दे रहा है, सेम आयन का प्रोडक्शन क्या कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप बच्चों जो भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपका लेसन है वो होता है खत्म। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग कभी और एक लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आप ये लेसन आप लोगों को पढ़ने में मेरे साथ मजा आया होगा। अगला लेसन कौन सा पढ़ना है जरूर से कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ठीक है। शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक, ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडी। बाय बाय।